जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग मैथ का उत्तर प्रदेश पुलिस का 11वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने सारे प्रश्न आपके PYQ क्वेश्चन ही लिए हैं। अगर आप किसी भी चैनल से पढ़ते होंगे मैथ्स, अगर आपका कंप्लीट होगा तो आप बिल्कुल इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। मॉक टेस्ट एक ऐसा मॉक टेस्ट होता है, इसमें अपने आप की तैयारी को आंक सकते हैं और इसमें और से बहुत से नए कंसेप्ट को हम सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। याद रखिएगा, मॉक टेस्ट को हमेशा पेन कॉपी के साथ लेकर बैठिए। हमेशा पहले वीडियो पॉज कीजिए, पहले उसको खुद सॉल्यूशन कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ताकि ऐसे आप पता कर सकेंगे कि मेरी तैयारी किस लेवल पे है। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सी एक कार्य को 24 दिन में और डी 16 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, या तो पहले काम छोड़ देता है या तो कुछ दिन बाद काम छोड़ता है। क्या लगाने का प्रोसेस होगा, जो हम एलसीएम मेथड अपनाते हैं वही तरीका होगा। दो लोग हैं तो मैंने इस तरह बना लीजिए, क्योंकि दो लोग हैं सी और डी, तो एक को मैं लिखता हूँ सी, दूसरे के वाले को डी। सी किसी काम को करता है 24 दिन में, डी उसी काम को करता है 16 दिन में। इनका जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क हो जाता है। तो 24-16 का एलसीएम लीजिएगा, 48 आएगा। 24 से 48 में भाग देंगे 2 बार में, 16 से 48 में भाग देंगे 3 बार में। ये जो आएगा ये एफिशिएंसी इनकी निकल के आएगी, अर्थात बोल सकते हैं क्षमता निकल के आया है। यानी सी की क्षमता एक दिन में 2 यूनिट काम करने की है और डी की क्षमता एक दिन में 3 यूनिट काम करने की है। बाकी क्वेश्चन में कह रहा है कि काम पूरा हो, लेकिन डी जो है काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम को छोड़कर चला जाता है। तो सोचिए, डी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, डी एक दिन में 3 यूनिट, आज 4 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया है। तो 4 का गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12, अर्थात कह सकते हैं कि सर उसने 12 काम छोड़ दिया, तो जो टोटल काम था उसमें और 12 ऐड कर देंगे, तो यानी टोटल काम हो जाएगा 60। और जो टोटल 60 काम आएगा, यानी इसी ऊपर वाले डाटा को मैंने यहाँ लिख दिया। 12 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, एक दिन में 3 काम, यानी 4 तिहाई 12 काम और करना पड़ेगा। तो 12 काम टोटल वर्क में जोड़ दिया जाता है। अब टोटल काम हो गया 60, और दोनों को हमेशा जोड़ के भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने दिन में काम समाप्त हुआ। तो 3 और 2 में जोड़ देंगे तो 5, अब 5 से काट देंगे, 12 पचे 60, अर्थात 12 डे में, अर्थात 12 दिन में दोनों मिलकर जो काम को पूरा करेंगे। तो 12 दिन, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर यही कहता कि 4 दिन बाद काम छोड़ता है, तो ये जो 4 3 12 आता है टोटल वर्क में से घटा देते हैं। हमेशा पहले की बात जब कहेगा तो जितने दिन पहले करेगा उसका वर्क, यानी उतने दिन का काम निकाल कर टोटल वर्क में हम जोड़कर आंसर निकालते हैं। आंसर निकालते समय एक बात और ध्यान रखें कि दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ के भाग देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस का जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर थोड़ी सी अगर भटक जाएंगे तो आंसर गलत आने का 100% चांस होता है। तो देखिए कैसे लगाते हैं। एक आदमी है, 110 संतरे जैसे बेचता है, तो उसे पता चलता है कि जैसे हमने 22 संतरा बेचा ना, यानी कि 22 संतरे के 22 संतरे जितना का बेचा उतना उसका पैसा वसूल हो गया। तो यानी वही 22 संतरे का लाभ आपको बताना है। तो 110 संतरे का बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वो 22 संतरे के विक्रय मूल्य के लाभ प्राप्त करता है। तो यानी लाभ आपको 22 का निकालना है, यानी क्योंकि 22 संतरा बेचता है तो उतना ही का लाभ, यानी लाभ 22, प्रतिशत के लिए 100। नीचे क्या रखिएगा, तो 110 संतरे जब बेचता है तब 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसमें से 22 घटा लेंगे तो आ जाएगा 88, यानी कि जब भी
इतने के बराबर उतना लाभ होगा, तो जितना बेचेगा उसमें से पहले वाला घटा कर ही आपको भाग देना है। तो घटा देंगे 88, 22 से काटेंगे 4 बार में, 4 से 100 को काटेंगे 25, यानी 25% का लाभ होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है। तो दुकानदार 110 संतरे 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो टोटल क्वेश्चन में पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत बचाइए, तो 25% का उसे लाभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। रेशियो का क्वेश्चन है। वो संख्या सोच लीजिए, पहले 1:2 था, कहेंगे सर बिल्कुल। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ रहा है, तो यानी कि प्लस इसमें भी 21 किया होगा, अब प्लस इधर भी 21 किया होगा, तब जो अनुपात बन के आया वो कह रहा है अनुपात हो जाता है 5:7। तो संख्या पूछ रहा है क्या है। ध्यान से देखिए, इस तरह के फॉर्मेट वाला जब भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे तो हमेशा देखिए इसमें भी 21 जोड़ रहा है, इधर भी 21 जोड़ रहा है, तो ये संभवतः प्रयास कीजिए कि इनका रेशियो का भी अंतर सेम आना चाहिए, क्योंकि जब सेम संख्या दोनों में जोड़ा जाता है तो अंतर भी रेशियो का सेम आना चाहिए। तो 1 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, 2 में से 7 का अंतर देखिएगा तो इधर का अंतर 5 आ रहा है, इधर का अंतर 4, 5 में से 1 कम करेंगे 4 का अंतर, 7 में से 2 कम करेंगे 5 का अंतर, अंतर सेम नहीं है। तो अंतर को सेम कैसे करते हैं, तो अंतर का सेम कीजिए। देखिए इधर कितने का अंतर 1 का, तो पूरे में 1 से गुणा कर दीजिए। इधर कितने का अंतर 2 का, तो इस पूरे में 2 से गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसके अंतर से ऊपर वाला में गुणा और ऊपर वाला के अंतर से नीचे वाला में गुणा कर देते हैं, बस आंसर बन जाएगा। तो 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा। इधर 1 का गुणा करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। बस आप बना लीजिए, 2 से 3 हो गया, 4 से 7, देखिए अंतर 3 3 का आ रहा है, 3 का अंतर देखिए 3 का आ रहा है। तो हमारे हिसाब से रेशियो में 3 बढ़ा है, वो कह रहा नहीं 21 जोड़े हैं, तो 3 सत्ते 21, 1 का मान आ जाएगा 7। तो पूछ रहा है वह संख्याएं कौन सी है। अब इसको भूल जाइए, आपका ये अनुपात है, इस पे आपका आंसर आएगा। तो 7 का 2 में गुणा करेंगे 7 दूना के 14, और 7 का 4 में गुणा करेंगे 7 चौके 28, यानी कि जो हमें संख्याएं मिलेंगी कहेंगे सर वो 14 और 28 होंगी। ऑप्शन आइए मैच करा लें, तो 14 28 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी कि कहीं भी चुनाव होता है तो अपने आप में 100% होता है, लेकिन 100% लोगों में से 8% ने वोट ही नहीं दिया, तो दिए कितने, 100 में से 8 माइनस करेंगे, अर्थात 92% लोगों ने वोट दिया। तो क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, अर्थात टोटल वोट कितने पड़े, उसी को टोटल मतदाताओं की संख्या कहते हैं। बिल्कुल आसान से लगाएंगे, कैसे, ध्यान से देखिए। हम आपसे कहें कि टोटल 100% वोट होता है किसी भी गांव, कस्बे, नगर, देश के अंदर, कहेंगे बिल्कुल सही सर, लेकिन इसमें से 8% लोग वोटे देने नहीं गए, तो वोट कितना दिए, तो कहेंगे इसमें से 8% घटा लेंगे सर, तो पता चलेगा 92% लोगों ने वोट दिया। 92% वोट में 2 प्रतिद्वंदी है, यानी कि एक आदमी और बी, यानी 2 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, तो एक को मिल जाता है 48%, तो दूसरका को कितना मिलेगा, तो 12 में से 8 जाएगा, इधर हो जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 44, इनको जोड़िएगा टोटल, तो कहेंगे सर 48% और 44% दोनों जोड़ेंगे तो 52% आ जाएगा, क्योंकि 92% ही लोगों ने वोट दिया, 8% लोग तो वोटे नहीं दिया,
हार जीत किससे होता है, तो जो वोट मिलता है इन्हीं के अंतर से हमेशा हार जीत होता है। तो 48 और 44 का अंतर देखिएगा तो हमारे हिसाब से 4%, ये वाला इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी, तो ए जो है 4% ज़्यादा वोट पा गया है, यानी 4% ज़्यादा वोट से हारता है या जीतता है। अब क्वेश्चन में लिखा है नहीं 110 मतों से हरा देता है, तो इधर यानी हार जीत 110 मतों से, प्रतिशत हटाएंगे, गुणे में इधर 100 लगा देंगे, टोटल मतों की संख्या देगी 4 से इसको काट देंगे 25 बार में, 25 का 11 में गुणा कर दीजिए आंसर। 11 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उसका एक नियम होता है, यहाँ 5 है तो 5 लिखिए, 5 में 2 जोड़ देंगे 7, 2 के बाद कोई अंक नहीं तो 2 उतार लीजिए, 1 0 इधर, यानी जो टोटल मत था, यानी टोटल जो वोट था वह 2750 वोट था। 2750 आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस तरह के प्रश्न दोबारा आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, कह रहा है कि एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, यानी कि व्यक्ति की चाल दे दिया है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ होता है, देखिए ब्रैकेट में भी दे दिया है कि बहाव के साथ कितने समय में तैर सकता है। अब सोचिए आपको 60 किलोमीटर की दूरी जाना है, लेकिन जो व्यक्ति की चाल है वह दिया है 10 किलोमीटर प्रति हावर्स और जो धारा की चाल है वह 5 किलोमीटर प्रति हावर्स है। तो धारा के साथ जब जाते हैं तो दोनों को चाल जुड़ जाता है, अब विपरीत में चाल घट जाता है। तो यहाँ पे देखिए धारा के साथ साथ जा रहा है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति की चाल है और धारा की चाल दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 5 जोड़ेंगे तो इक्वल में चाल हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर 60 किलोमीटर, इधर भी घंटा में, तो जो निकल के आएगा वो भी घंटा में, तो 15 से काट देंगे, 15 चौके 60, यानी कि 4 घंटे का समय लगेगा और 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत 16 है, यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे 4 संख्याएं, तो मैं 4 संख्याओं को ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर ए बी सी और डी हैं, कहेंगे सर बिल्कुल मैंने चारों संख्याओं को ए बी सी डी के रूप में डिकोड कर लिया, यानी कोड कर लिया कि कोई ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या, सी तीसरी संख्या, डी चौथी संख्या। यहाँ तक आप समझ गए, कहेंगे बिल्कुल सही सर। 4 संख्या, तो 4 संख्या में पहली 3 का औसत 15 है, यानी कि पहली 3 इस संख्या लेंगे, यानी ए बी सी, तो संख्या कितना है 3, इनका औसत 15 है। तो देखिए जितनी संख्या है उनका औसत, तो संख्या गुणे जब औसत का गुणा करते हैं तो योग निकलता है, यानी कि उन तीनों संख्याओं को मैं जोड़ूंगा तो योग कितना आएगा, तो कितनी संख्या है 3, इनका औसत कितना था 15, तो 15 ત્યાં 45, अर्थात हम कह सकते हैं कि सर मैं तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ूंगा तो उनका योग 45 होगा। औसत वाला क्वेश्चन हमेशा योग से बनता है, योग से बिल्कुल आसान होता है बनाना। तो पहली 3 का औसत 45 है और कर अंतिम 3 का औसत 16 है। अंतिम 3 का आंसर मतलब ये आपको लेना है, यानी बी सी डी, तो संख्या इधर 3 है, इनका औसत 16 है, तो 16 यहाँ हो जाएगा 48। अब क्वेश्चन में लिखा यदि अंतिम संख्या 19 हो, अंतिम संख्या मतलब डी, डी का मान दे दिया 19 है, तो क्वेश्चन में कह रहा है पहली संख्या यानी जो ए है, ए कितना है। अगर क्वेश्चन इसको आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे ए, यहाँ पे बी सी डी का मान दिया है 48, कहेंगे बिल्कुल सही। अगर मैं इस डी का मान जो 19 दिया है अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा, इसमें 19 जैसे मैं जोड़ देता हूं तो हमें बताइए क्या रिजल्ट मिलेगा। इस वाले में जैसे डी मैं जोड़ देता हूं तो मिलेगा 9 5 14 को 4 हो जाएगा,
4 1 5 1 6 64 हो जाएगा। तो ये जो पूरा 64 है कितने का मान है? तो कहेंगे सर ए बी सी डी का मान है, क्योंकि सी तक का औसत 45 था और जैसे मैंने डी काउंट कर दिया तो ए बी सी डी का मान आ गया 64। अब पूरा ए बी सी डी में से मैं बी सी डी को घटा दूंगा तो क्या ए का मान नहीं निकल जाएगा? कहेंगे बिल्कुल सही सर, बी सी डी यानी कि इसमें डी काउंट हो गया, यानी पूरा ए बी सी डी का मान है 64। अब मैं बी सी डी से बी सी डी घटाना चाहता हूँ। अब बी सी डी का मान है 48, अर्थात हम 64 में से जैसे 48 माइनस करेंगे, 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि 16 का अंतर है। यानी जो ए का मान आएगा वह 16 आ जाएगा, और ए का मान ही पूछा है तो ए हो जाएगा 16। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक रिकॉर्ड रहा है कि औसत के अंदर ए बी सी बी जो ए बी सी डी वाला है, जो कंसेप्ट ए तीनों का देकर ए का पूछना, फिर सी का देकर ए का पूछना, इस तरह कंसेप्ट वाला क्वेश्चन को ज़्यादा हायर करता है। और इस तरह के प्रश्न मैंने कई सेटों में देखा है, कई बार आया। हालांकि क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, ये ए का मान कैसे निकलेगा, अंतिम वाला दे देगा, तो इसी तरह उलझन में करके पूछता है। लेकिन आप रिलैक्स होकर इस पैटर्न से बनाइए, बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मेट होता है सीपी और एमआरपी के आपस में जो रिलेशन होते हैं उस संबंध से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको ए प्लस बी से भी लगा सकते हैं। एक बार बढ़ाए, एक बार कमी करें, और ओवरऑल कितना परसेंट का चेंज हुआ तो उस पर ए प्लस बी के फॉर्मेट से आप बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है 100, ए बी वाला फॉर्मेट क्या है तो आप इस फार्मूले से आप लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे का 100। अगर लाभ होगा तो प्लस में, हानि होगा तो माइनस में, छूट देगा तो माइनस में, लाभ होगा तो प्लस में, बस लगा दीजिए। कह रहा है 120% अधिक अंकित करता है, अधिक का मतलब प्लस में आएगा तो 120 लिखिएगा। कह रहा है कि 10% की छूट देता है तो -10, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। गुणे में इसको लिखते हैं 120 गुणे 10, और नीचे को एक बार 100 से, क्योंकि फॉर्मेट फार्मूला वाला मैंने पुट कर दिया है। 120 में से 10 घटाएंगे तो 110 आ जाएगा, माइनस तो माइनस, 00 से 00 काट दीजिए, 12 एक कम 12, और जैसे 110 में से 12 घटाएंगे तो 110 में से 12 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा, यानी ओवरऑल जो आएगा उसको 98% का लाभ होगा। क्योंकि अगर ये प्लस में आएगा तो लाभ, अब माइनस में रहेगा तो हानि होगा, तो 98% का ओवरऑल उसको लाभ मिलेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक मेज का क्रय मूल्य 6400 रुपये है। एक व्यापारी इसे बेचकर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है, तो अंकित मूल्य कितना है? याद रखिए, प्रॉफिट लॉस के अंदर मैंने कई सेटों में इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूं। ये प्रॉफिट लॉस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीपी देकर एमआरपी पूछेगा, या एमआरपी देकर आपसे सीपी पूछेगा। आज छूट देकर जब भी लाभ प्राप्त करना चाहे तो ये वाला फॉर्मेट लगता है। फार्मूला इसका देखिए मैं लिख देता हूं, यानी जो सीपी होता है, सीपी का एमपी का मतलब मार्क प्राइस यानी मार्केट का प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। इसका आपस में जो रिलेशन होता है ये होता है 100 माइनस छूट, इसके एमआरपी के बगल में लिखते हैं 100 प्लस लाभ। ये कई बार इस फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछा है। जो पिछले वाला क्वेश्चन आप ए प्लस बी के फॉर्मेट से लगाए हैं, अब इस तरह से लगाएंगे तो भी वो बन जाएगा। हालांकि क्या होगा कि यहाँ से आपको रेशियो मिलेगा, फिर परसेंटेज निकालेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मेज का क्रय मूल्य 6400 रुपये, यानी कि सीपी दे दिया है आपसे 6400 रुपये, बराबर, और एमपी आपसे पूछा है, अर्थात एमआरपी अंकित मूल्य आपसे पूछा है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि 25% का लाभ चाहता है, तो यहाँ पे लाभ नीचे लिखिएगा, यानी 125 लाभ है तो 100 में जोड़कर, अगर 20% की छूट की घोषणा करता है क्वेश्चन में, तो 100 में से घटा दीजिएगा 80,
बस आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। ध्यान से देखिए, ये 25 80 का क गुना है, कहेंगे 1 0 से 1 0 काट देता हूँ मैं, तो कहेंगे 8 64 1 0, यानी इसका 80 गुना है, तो इसका भी आप 80 गुना कर दीजिए। 125 वठे होता है 1000, और 1 0 और उतार लेंगे तो जो MRP निकल के आएगा वह 10,000 आएगा, अर्थात क्वेश्चन का जो MRP होगा वह 10,000 होगा। तो 10,000 आइए ऑप्शन मैच करा लें, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन देखिएगा सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 25,000 रुपये की राशि यदि क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज की दर क्रमशः 4% और 5 प्रतिवर्ष होगी। यानी क्वेश्चन में आपसे मिश्रधन पूछा है, दो रेट दे दिया है, एक 4% और 5%, 2 वर्षों का 25,000 रुपये पर अमाउंट क्या होगा, यानी मिश्रधन क्या होगा, कैसे लगाएंगे। अगर इस तरह के सक्सेसिव वाले मेथड से जो प्रश्न बनते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा सा भी डिजिटल सम पढ़े होंगे तो इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही जल्द उड़ा दिया जा सकता है। जैसे ध्यान से देखिए, कहेंगे सर शुरू में मेरे पास 25,000 रुपये था, 25,000 है, हाँ सर 25,000, पहले 4% के हिसाब से बढ़ा, तो 100% कोई भी चीज़ अपने आप में रहता है, 4% बढ़ता है तो 104 हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर 104 बटे का 100 तो 100, फिर अगली बार कितना बढ़ता है, तो कह रहा है कि 5% बढ़ता है, क्योंकि रेट अलग अलग, 4% पहला साल, दूसरे साल में 5%, तो यानी 105 हो जाएगा बटे का 100। अब ये पहले साल के 2 साल के बाद जो आपकी निकल के आएगा वही आपका मिश्रधन होगा। हम यहाँ पे डिजिटल सम लगाना चाहते हैं। डिजिटल सम होता है प्रत्येक डिजिट को जोड़ को सिंगल डिजिट में लाना ही डिजिटल सम होता है। जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, गुणा है तो गुणा, 4 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, सिर्फ अंकों को जोड़िए, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, गुणा करेंगे 7 5 35, 35 को फिर आपस में जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 का फिर 6 में गुणा करेंगे तो 8 6 का 48 होगा, 8 का 6 में गुणा करेंगे तो 8 6 का 48, 48 को फिर जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 जब तक 2 डिजिट में तब तक जोड़िए जब तक सिंगल डिजिट में ना जाए, 8 4 12, 12 को फिर आपस में जोड़ेंगे तो 2 1 3, यानी ओवरऑल इसका जो डिजिटल सम आएगा वह 3 आएगा। तो आइए आंसर में हम चेक करें कि किसका डिजिटल सम 3 बन रहा है। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 8 2 10 पहले वाला का 1 बन रहा है, अर्थात 8 2 10 1 बन गया। बी वाला का देखेंगे तो 9 2 11 अर्थात 2 बनेगा, 9 को जोड़ भी सकते हैं 9 को छोड़ भी सकते हैं, तो 9 2 11 यानी 2 बनेगा। सी वाला ऑप्शन देखिएगा तो 8 2 10 16 7 बन रहा है, यानी डिजिटल सम सभी को जोड़ेंगे तो 7। और ऑप्शन नंबर डी एक मात्र है कि देखिएगा कि डिजिटल सम 7 2 9 3 जोड़िएगा तो 12 अर्थात 13 बन रहा है। 7 2 9 बन रहा है तो 9 को छोड़ दीजिए सिर्फ 3, ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। तो कह सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का जो मिश्रधन आएगा वह 27,300 होगा। उम्मीद करता हूं ये अभी आपको समझ में आया होगा। अगर डिजिटल सम थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो यू आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। 27,300 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, करे धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जब भी नाव नदी के अंदर अनुकूल चाल देकर प्रतिकूल चाल दे देगा तो दो चीज पूछेगा, या तो नाव की चाल या तो धारा की चाल। तो क्वेश्चन में आपसे धारा की चाल पूछा है। दोनों कंसेप्टों को इसी वीडियो में सीख लेंगे, जैसे सॉरी दोनों कंसेप्टों को इसी क्वेश्चन में सीख लेंगे। मैंने वीडियो बोल दिया, हालांकि गलत है। तो ध्यान से देखिए, अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल दे दिया, तो विपरीत नाव की चाल धारा के साथ और धारा के विपरीत। ए से अनुकूल को दर्शा देता हूँ, पी से प्रतिकूल को। ए से अनुकूल चाल को दर्शा दिया, पी से प्रतिकूल चाल को। तो अनुकूल चाल दिया है 22 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल जो दिया है वो दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी आपसे नाव की चाल दोबारा पूछेगा, नाव की चाल, तो आपको क्या करना है, अनुकूल प्रतिकूल चाल आपस में जोड़कर 2 से भाग कर देना है। और जब भी धारा की चाल पूछेगा
तो अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल घटा के 2 से भाग कर देना है। ये वाला फॉर्मेट जानते हैं तो आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन में धारा की चाल पूछा है, अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल घटा देंगे, यानी 22 में से 18 घटाएंगे तो आएगा 4 और 2 से हमेशा भाग कर देंगे तो यानी धारा की चाल निकल के आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नाव की चाल क्वेश्चन में पूछता तो कैसे निकालते, 18 बाई जोड़ेंगे तो 20 40 हो जाएगा, 40 को जैसे 2 से भाग करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये निकलेगा नाव की चाल, ये निकलेगा धारा की चाल। तो कैसे निकालना है फिर से समझ लीजिए। आपके क्वेश्चन में अनुकूल और प्रतिकूल चाल देकर या तो नाव की चाल पूछे या धारा की चाल पूछे तो नाव की चाल में अनुकूल प्रतिकूल चाल जोड़कर 2 से हम भाग कर देते हैं, और जब धारा की चाल पूछेगा तो अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल घटाकर 2 से भाग करेंगे तो हमें धारा की चाल निकल जाती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.7 अर्थात 0.7 कामा 0.35 कामा 1.05 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त का मतलब एलसीएम होता है, आपसे एलसीएम पूछा है। हम इसको बेस्ट ट्रिक बताएंगे कि दशमलव वाले जब भी एलसीएम आएगा तो बिना क्वेश्चन को सिर्फ देखते ही क्वेश्चन का आंसर देख बता देंगे कि आंसर होगा। कैसे, आइए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.7 कह रहा है 0.35 और कह रहा है कि 1.05 का जो इनका एलसीएम होगा, क्या होगा एलसीएम। अब इसको कंसेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं डमी क्वेश्चन लेता हूँ, उसका आंसर बताइएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, तो कहेंगे सर इनका एलसीएम जो होगा दी गई संख्याओं में से जो सबसे बड़ा रहता है वो रहता है, या तो इसका एलसीएम जो आएगा इससे बड़ा आएगा। तो देख लीजिए 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा 12। कहेंगे बिल्कुल सही। एक चीज हम सीखे कि जो सर एलसीएम होता है वो दी गई संख्याओं में से या तो कोई सबसे बड़ी संख्या वो होती है जो सभी से कट जाए, या तो इन तीनों जो एलसीएम होता है या इन तीनों से बड़ा आता है। बस उसी कंसेप्ट से हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको हटा देता हूं। हमें पूछा है क्वेश्चन में, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का ही पीवाईक्यू क्वेश्चन है, कह रहा है 0.7 कामा 0.35 कामा 1.05 का एलसीएम बताइए। तो आप बताइए जो आपका एलसीएम आएगा इनसे बड़ा आएगा कि नहीं। कहेंगे बिल्कुल सर सही, एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा आता है, या तो 1.05 अधिकतम बड़ा ई है, या तो ई आ सकता है या तो इससे कोई बड़ा आएगा। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं कि 1.05 से या दी गई संख्याओं से कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन देखिएगा 0.07, क्या ये एलसीएम हो सकता है। कहेंगे नहीं सर उससे बड़ा तो 1.05 है, ये नहीं आ सकता। एलसीएम दी गई संख्याओं से हमेशा बड़ी आता है, ये आप माइंड में बैठा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो 0.105 है, यह भी नहीं आ सकता। डी वाला वैसे भी नहीं आएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी मिला कि हाँ सर ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2.1, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा और इन दी गई संख्याओं का यही एलसीएम होगा। एलसीएम दी गई संख्याओं से बड़ा आता है और जो हमें डाटा दिया गया है इससे बड़ा एकमात्र ऑप्शन देखिएगा तो बी ही में दिया है, तो बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए तो बिना हल किए क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता था। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हटा देता हूं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई मतलब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को जोड़ देना है। तो 2 रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई क्या है, जब एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई उसी दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी को 40 सेकेंड में पार करती है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। उसी दिशा का मतलब कहने का मतलब ये है, बिल्कुल बना सकते हैं। दोनों की संयुक्त लंबाई पूछा है तो 2 ट्रेनें, पहली की लंबाई एल प्लस दूसरी की लंबाई एल, अगर टोटल मैं जोड़ दूंगा तो एल प्लस 2L हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सर लंबाई 2L हो जाएगा। हम कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है दूरी बराबर, जितना दूरी रहता है टोटल जोड़ के दूरी बराबर 4 गुणे 5/18 गुणे समय। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो बिल्कुल क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। हालांकि फार्मूला नया नहीं है, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय।
5/18 इसलिए लगाते हैं क्योंकि कभी काल मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज करना पड़ता है। अगर तीनों एक रेशियो में रहता तो 5/18 का यूज नहीं करते। यहाँ लंबाई, पहले का ट्रेन की लंबाई यल था, दूसरे का भी यल, तो टोटल जोड़ेंगे तो 2l। यहाँ पे जो मान निकलेगा वो 2l का ही निकलेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है जब एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती हुई उसी दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई दूसरी रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार करती है, उसकी लंबाई। तो जब एक ही समान दिशा में ट्रेन चलता है तो चालें हमेशा जो उसकी चाल होता है घट जाता है। तो 80 में से 44 घटाइएगा तो 36 आ जाएगा। और इसे 5/18 कितने सेकंड में पार करती है, तो 40 सेकंड में पार करती है। यहाँ से दोनों ट्रेनें की संयुक्त लंबाई निकल के चला आएगा। आइए कैलकुलेशन कर दें। 18 से काटेगा 18 दूना के 36, 2 पचे 10 का 40 में गुणा करेंगे तो दोनों की लंबाई जो आएगा वह 400 आ जाएगा। देखिए 2 पचे 10 और 40 का 10 में गुणा करेंगे तो 400, यानी कि दोनों लंबाई का संयुक्त जो लंबाई होगा वह 400 मीटर होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने 49 रुपये की कुल राशि ए, बी और सी के बीच वितरित की जाती है। ए को बी से 5 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 4 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके शेयरों का अनुपात क्या है। अगर आप इनको रेशियो बना के हल करेंगे सबसे बेस्ट तरीका होता है, लेकिन आप ना बनाइए, मैं आपको थोड़ा सा एक क्लिक देता हूं कि वो चीज़ें आपको पता है तो आंसर ऐसा यू निकल जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि हमें टोटल 49 रुपये बांटना है सर। कहेंगे हाँ, कितने लोग हैं, तो कहेंगे सर 3 लोग हैं, तो तीनों को मैं लिख लेता हूँ ए, बी, सी। अब हमें एक बताइए, किसी को 5 रुपये अधिक मिलता है तो किसी को 4 रुपये अधिक मिलता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। जो तीनों रेशियो दिया होगा, आइए रेशियो तीनों को जोड़ लें कि किनका रेशियो तीनों पैसा मिलाकर 49 रुपये हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि आपके क्वेश्चन का, आपके पेपर का ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए को मैं उठाता हूं, तो लिखा है 21, 16 और यहाँ पे लिखा है 14। तो 49 का मतलब कि इकाई अंक 9 आना चाहिए, तो पहले वाला को जोड़ेंगे 6 4 10 और 10 1 11, इकाई अंक 1 आ रहा है, आना चाहिए 49। क्या पहला ऑप्शन होगा, कहेंगे सर पहला ऑप्शन नहीं होगा, उसी तरह पहला ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। उसी तरह आइए बी वाला ऑप्शन को चेक करते हैं। बी वाला ऑप्शन है 21 अनुपात 16 अनुपात 12, जोड़िए 6 2 8, 8 में एक जोड़ेंगे 9, अर्थात क्लियर है कि इन्हीं टोटल पैसा को जोड़ेंगे तो 49 रुपया आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी जोड़ेंगे, डी को जोड़ेंगे तो 49 रुपया किसी का नहीं बनेगा, सिर्फ बी वाला को छोड़ाकर। अतः हम कह सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में जो पैसा वितरित किया गया है उन्हीं का टोटल 49 रुपया हो रहा है। और ऑप्शन भी आइए सर्टिफाइड कर लीजिए, ए बी से कितना अधिक है। देखिए ए जो है इससे 4 रुपया कम है, इससे 4 रुपया अधिक है। जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल बी पे सर्टिफाइड बैठ रहा है, अतः बी वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद कीजिएगा कि क्वेश्चन में आपको डाइवर्ट करने के लिए रेशियो दे दिया गया, तो इस तरह के प्रश्नों को रेशियो से ही बैठा लीजिए, कौन कितना 4 रुपया अधिक है कम है, डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 108 भागे 36 गुणे 1/4 प्लस 2/5 गुणे 1/4 को सरल करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान है, बना सकते हैं आप लोग। इसको थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन में मैं लिख कर काम करता हूं। जैसे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 108 में सर 36 से भाग देना है, भाग का मतलब कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे गुणे में 1/4 है तो 1/4, फिर प्लस में लिखा है 2/5, फिर गुणे में 1/4। इसी को सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी कि सेट कर देना है, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 36 से काटेंगे, 36 72, 36 108, यानी कि 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, यानी कि 36 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3, इधर 4 का गुणा तो 4 ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ बचा नहीं। इधर प्लस है तो प्लस, इधर से काट दीजिए, 2 दूना के 4, यानी कि 1 बचेगा 5, 2 से काटेंगे 2 बार में 5 दूना के 10, बस कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए जोड़ लेते हैं, 4 10 का एलसीएम हो जाएगा 40, 10 33 4 1 कम 4, 10 33 4 1 कम 4, यानी कि आ जाएगा 34।
क्या अनुभागे में जब जो भाग रहता है तो इसको रेशियो भी मान सकते हैं। रेशियो का मतलब एक तरफ से भागी होता है। क्या ये आपस में कटेगा? तो कहेंगे हाँ सर, काट दीजिए 17/20। अब ये नहीं कटेगा तो आपके जो प्रश्न का उत्तर होगा वह 17/20 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो 17/20 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। इसको मैं हटा देता हूँ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको नहीं समझ में आया होगा, अगर आया है तो बेहतर है। इनका एलसीएम लीजिएगा 40, 4 से काटेंगे 10 बार में, 10 का 10 30, फिर इसका जाएगा 4 बार, 4 जोड़ेंगे तो 34/40 काटिएगा 17/20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक लॉन आयत के आकार का है जिसके भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यानी आयत है, यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती हैं, और उनके भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो लॉन की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान बना सकते हैं। मैं मान लेता हूं क्वेश्चन में कि जो 2:3 है उस लॉन आयत का जो है क्षेत्र लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। जब भी इसको अगर x मानेंगे, यहाँ x मानेंगे, इसके क्षेत्रफल का अनुपात का है, तो क्षेत्रफल होता है इनका गुणनखंड। जैसे लंबाई चौड़ाई माने तो गुणा होता है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2×6, x का x में गुणा करेंगे x²। इधर क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है 600 मीटर स्क्वायर, यानी कि 600 मीटर स्क्वायर। 6 से इसको काट लेंगे, x² का मान आ जाएगा 100 और x का मान निकल जाएगा 10, क्योंकि स्क्वायर उधर हटेगा तो अंडर रूट 100 जो होता है 10 का वर्गमूल होता है। तो 100 10 का वर्ग होता है तो वर्गमूल उसका 10 एक का मान 10 निकला, तो 10 का 2 में गुणा कर देंगे तो 10 दूना के 20 और 10 33। बस वहाँ के लंबाई चौड़ाई का मिल गया मान क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि लॉन की चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई इसमें तो एक चीज देख लेते हैं, क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई का जिक्र ही नहीं किया कि कौन लंबाई है कौन चौड़ाई। तो आइए मैच कराते हैं कि दोनों में से कौन ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में 30 तो नहीं दिया लेकिन 20 दिया है, तो इससे तय हो गया कि सर 20 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हालांकि क्वेश्चन को डिटेल्ड ये दे देना चाहिए कि इन दोनों में से कौन लंबाई का अनुपात है कौन चौड़ाई का अनुपात है। हालांकि कोई बात अगर ये चीज नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर बी 30 वाला जो 30 ऑप्शन भी नहीं दिया है और सिर्फ एक ही मैच कर रहा है 20 और 20 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है जब 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। जब भी 7 के पावर 7 हो या कुछ भी हो, यहाँ पे दो चीजें फॉर्मेट में हमेशा आएगा। पावर के रूप में दो चीजें आपको देखने को मिलेगा, या तो घात सम रहेगा या तो घात विषम रहेगा। जब भी घात सम रहेगा तो प्रयास कीजिएगा उसको 2, 4, 6 के फॉर्मेट में ब्रेक करने का, यानी 2, 4, 6 के फॉर्मेट में तोड़ने का। अब विषम रहेगा तो 1 या 3 या 5, यानी घात जब विषम हो तो घात की जगह पर 1, 3, 5 कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा कोई घात रखिए जिसे भाग दिया जाए तो भाग पूरी तरह चल जाए। जैसे 7 के पावर 7 कहेंगे घात सम है कि विषम, कहेंगे सर विषम है, तो 7 विषम है तो उसके जगह पर 1 भी रख सकते हैं, 7 के पावर 1। क्या इसमें भाग देना है 4 से? क्या 4 से भाग दिया जा सकता है? बिल्कुल भाग दिया जा सकता है। लेकिन यही यहाँ पे 8 रहता तो घात 1 रखते तो क्या भाग जाता? कहते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं जाता, तो 1 के जगह पर तब वहाँ पे हमें 3 घात रखना पड़ता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। 7 के पावर 1 का मतलब 7 होता है, 4 से भाग करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। और रिमाइंडर ही आपसे तो पूछा है, तो शेषफल कितना होगा? 3। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सरलीकरण का ही आप बना सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। वीडियो पहले पॉज कीजिए, पहले खुद हल कीजिए, आसान क्वेश्चन है। आपसे उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल बना लेंगे। क्वेश्चन है 15 + 21 गुणे ब्रैकेट में कड़ी में 9 - 2 + 5 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आएगा। आइए इसको हल कर देते हैं। 15 + 21 इंटू में यहाँ ब्रैकेट में दिया है √9 - 2 + 5 ब्रैकेट बंद है डिवाइड बाई 2।
हम जानते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर कि सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करते हैं, तो आइए ब्रैकेट कॉल करते हैं। ये √9 है तो बड़े निकलेगा 3 है, -2 + 5 है। ध्यान से देखिए क्या करते हैं, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 और 6 में जैसे 2 से भाग करेंगे तो इधर मान आ जाएगा 3, यानी पूरे में यहाँ से यहाँ तक हल कर दिया तो पूरे का मान आया 3। गुणा तो गुणे है, इधर 21 है तो 21, यहाँ प्लस जोड़ दीजिए 15, 21 63 होता है। जैसे 63 में +15 आप ऐड करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 78 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो 78 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है गेहूं की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में 1 किलो अधिक 135 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद पाता है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए। दो तरीका से क्वेश्चन पर, नया कीमत या मूल कीमत। तो क्वेश्चन में मूल कीमत पूछा है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में मूल कीमत पूछा है, मूल कीमत का मतलब होता है कि जो पहले कितना था, वर्तमान का नहीं, पहले मूल कीमत। इसको कई तरीके से लगाएंगे, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। आपके जेब से कितना गया तो कहेंगे सर 135 रुपया, कितना कम या अधिक मिला 1। जब भी मूल कीमत निकालिएगा तो नीचे जितना कमी वृद्धि है हमेशा घटाकर, यानी कि फ्रैक्शन में लिखा है यहाँ 6/1/4%, इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो कैसे निकले, कहेंगे 4 6 के 24 1 25 बटे के हम लिख सकते हैं सर 25 बटे के 400, कहेंगे बिल्कुल सर 25 बटे 400 लिख सकते हैं। 4 6 के 24 1 25 परसेंटेज का 00 काट देंगे तो देखिए 25 से कम 25, यहाँ काट देंगे तो 16 बार में, अर्थात कह सकते हैं सर कि 6 से 1/4 6/1/4% का मान 1/16 हम बोल सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि मान जो था सर वो 1/16 था। कहेंगे हाँ सर 1/16 था। 1/16 का मतलब यहाँ पे ऐसे समझिए, यानी क्वेश्चन का ये कहने का मतलब था कि 16 रुपये, यहाँ पे 1 मिनट आपको फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 1/16 था, अब नीचे कितना कमी हुआ है तो 16 में से कम कर देंगे, कमी हो गया है तो 15/16 हो जाएगा। इसको अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन हल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को यही कन्फ्यूजन होगा कि मैंने कैसे रखा है। फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, कैसे ध्यान समझिए। आपके जेब से गया 135 रुपया, 1 किलो कम या अधिक मिला, कह रहा है 6/1/4% की कमी हुआ है। कमी तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो आएगा 1/16, अर्थात इसको लिख सकते हैं कि सर 1/16 का कमी हुआ है। और नीचे हमेशा जितना कमी होता है उसको लिखते हैं, तो यानी 16 रुपया था, 1 रुपया कम हो गया तो 15 रुपया 16 अपान में 16 से 16 काट दीजिएगा, 15 से 135 को काटेंगे मूल कीमत, 15 9 135 अर्थात 9 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल कीमत थी। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैंने प्रतिशत इसी चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीएसआई के लिए कंप्लीट पढ़ा दिया है। वहाँ पे इस तरह के प्रश्नों को तमाम मैंने प्रैक्टिस कराएं और बेस्ट ट्रिक के साथ भी मैं वहाँ पे सोल्यूशन दिया हूँ। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो वहाँ पे परसेंटेज में डिटेल में ये चीज़ें वहाँ पे सिखाया जाता है। ये मॉक टेस्ट है, यहाँ पे कम समय में ज़्यादा देने का प्रयास किया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपये का निवेश किया। मनन नाम का कोई लड़का है, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपये के निवेश किया। कुछ महीने के बाद विवेक 57,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने महीने बाद जुड़ा, कितने महीने जुड़ा रहा। तो आपसे ये पूछा है कितने महीने बाद जुड़ा। ध्यान से देखिए, पूरी दुनिया का नियम होता है कि हमारी जो पूंजी होती है, पूंजी गुणे समय, यानी पूंजी कितने समय तक लगा रहा, यानी पूंजी का समय में गुणा करते तब हमें बराबर लाभ मिलता है, तब इधर हमें मिलता है लाभ। अगर ये चीजें समझते हैं तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान। आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मनन 76,000 रुपये के साथ व्यापार शुरू करता है।
एक वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 में बांटा जाता है, अर्थात मनन 12 महीने तक व्यापार में लगा रहेगा। कहेंगे सर हाँ। कुछ महीने बाद विवेक आता है 57,000 रुपये के साथ। कितने महीने तक व्यापार में लगा रहा है नहीं पता, तो यह मान लेते हैं एक्स महीने तक व्यापार में लगा रहा। अब इनका रेशियो भी ले सकते हैं, तो कहेंगे सर 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 19 से देखिए कटेगा, 19 चौके 76, 19 तिया 57। इधर गुणा करेंगे तो लिख सकते हैं सर 12 गुणे 4, अनुपात में इधर लिख सकते हैं 3x, तब बराबर देखिए इधर पूंजी गुणे समय, इधर भी पूंजी गुणे समय, तब बराबर लाभ होता है। और लाभ का रहा इनके बीच 2:1 में हम बांटते हैं। यहाँ x का मान निकालेगा तो निकलेगा कि विवेक कितने महीने व्यापार में लगा रहा। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 12 गुणे 4 बटे का 3x इधर आएगा, तो इधर इक्वल है, इसको भी हम भाग में लिखेंगे तो 2/1 लिख सकते हैं। 3 से काट देंगे 3 चौके 12, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, x का मान यह निकल जाएगा 8। तो x का मान क्या निकला है, x का मान ये दर्शा रहा है कि व्यापार में विवेक 8 महीने तक लगा रहा। अगर व्यापार में 8 महीने तक विवेक लगा रहा और 1 साल के अंत में लाभ को 2:1 में बांटा गया, तो क्या आप नहीं बता सकते कि कितने महीने बाद आया? तो कहेंगे बिल्कुल सही सर, 12 महीना में से 8 महीना व्यापार में लगा रहा, तो 12 में से जैसे हम 8 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 4 महीने बाद विवेक व्यापार में शामिल होता है। तो 4 महीना ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? क्वेश्चन बिल्कुल शानदार है। कह रहा है 25 मीटर वर्गाकार, वर्ग का एक खासियत होता है, वर्ग मैं बना दे रहा हूँ, आयत टाइप लग रहा है। वर्ग की एक खासियत होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होता है, अर्थात ये 25 सेंटीमीटर होगा तो यह भी 25, यह भी 25, यह भी 25। कोई आदमी है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान को चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा? हम समय कैसे निकालते हैं? कहेंगे समय निकालते हैं सर, जितना दूरी है और चाल से भाग कर देंगे तो निकल के चला आएगा समय। कहेंगे बिल्कुल सही। दूरी कितना है? तो कहेंगे सर 25 मीटर की 4 दूरी है, तो 25 × 4 लिख लीजिए, क्योंकि 25 मीटर का 1 2 3 4 दूरी है, तो 25 × 4 कहेंगे। हाँ, कहेंगे सर ये मीटर में, लेकिन आपकी चाल तो किलोमीटर में है, तो कोई बात नहीं, 9 किलोमीटर छोटा यूनिट बदलना है तो 5/18, और जैसे नीचे 18 लिखेंगे तो 18 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे 18 लिखेगा तो नीचे का चला जाएगा ऊपर 18, उधर मैंने लिख दिया। तो काट देते हैं, 9 से 18 काटेंगे 2 बार में, 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में, 5 चौके 20 दूना के 40, छोटा यूनिट में आएगा यानी कि 40 सेकंड, क्योंकि ये मीटर में था, यह भी मीटर प्रति सेकंड, तो आंसर जो आएगा वो सेकंड में आएगा। तो 40 सेकंड का समय लगेगा 25 मीटर वर्गाकार मैदान को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 सेकंड में एक राउंड मार देगा। तो 40 सेकंड ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 851 रुपये को 1:2 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग कितना है? बना लीजिएगा। 851 रुपये की राशि है, 3 भाग में बांट रहा है, ए बी सी। जब भी भिन्न में दे तो उसको सिंपल रेशियो में बदलने का कन्वर्ट आप जानते होंगे, तो आसान है। 1/2, फिर कह रहा है कि 2/3 और फिर लिखा है 3/4। जब भी इस तरह के भिन्न में देकर 851 रुपये बांटने की बात करें तो इसको सिंपल भिन्न में बदलने। नीचे जो डाटा दिया इनका एलसीएम लीजिए, 4 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 से इधर गुणा कीजिए, 12 से इधर गुणा, 12 से इधर गुणा, ताकि सिंपल अनुपात में बदल जाए। तो 3 2 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 4, 4 का 2 में गुणा करें, 4 दूना के 8, 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 3 के 9। अब ये आपस में नहीं कटेगा। अब इन्हीं अनुपातिक योग इसके योग के बराबर हो जाता है। तो लिखिए 8 6 14, 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23, यानी कि 851 रुपया ये 23 का मान है,
टोटल 9 8 17, 17 में 6 जोड़ेंगे 23। तो हमें पूछा है पहला भाग, यानी पहला भाग 6 है, 6 का मान आपसे पूछा है। कैसे आंसर निकालेंगे? कैलकुलेशन तो हार्ड है, कहेंगे सर 23 का पहाड़ा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, एक लॉजिक बताता हूँ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 1 का 6 में गुणा करूंगा तो इकाई अंक 6 आएगा। अगर इकाई अंक 6 है और इसका मैं इकाई अंक 3 लेता हूं तो 3 से काटूंगा तो जो इकाई अंक आएगा कहेंगे सर वो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, और 2 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर मात्र डी दिया है। अतः 100% मैं कह सकता हूं कि इसको काटाकुटी करेंगे सर तो जो आंसर आएगा वो 53 2 2 2 यानी कि 3 बार 2 2 आएगा, यानी 222 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नहीं तो काटाकुटी कर सकते हैं, 23 से काटेंगे 23 से 69, और जैसे हम 85 में से 85 था, 85 में से जैसे 69 घटाएंगे, 15 में से 9 जाएगा 9 6 15, यहाँ पे वो 7 में 6 जाए 1, यहाँ 1 बच गया, तो अब जाएगा 23 सत्ते 168, 7 बार में चले सहित घटाएंगे टोटल तो फिर जो आएगा 161, 7 बार जाएगा 37 बार में, यानी कह सकते हैं 23 से 851 37 बार में कट जाएगा। 6 सत्ते 42 को 2 हासिल 4, 36 18 4 22, यानी कि सही करेक्ट आंसर 222 हो जाएगा। आइए आज का आखिरी प्रश्न भी कर लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। कह रहा है कि मूल्यांकन करें 0.3 0.04 गुणे 0.003 गुणे 400, कितना इसका मान आएगा। हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आंसर यूँ मिल जाएगा 0.3 0.04 गुणे 0.03 गुणे 400। क्वेश्चन को कैसे आसान से बताना ध्यान दीजिए। अगर चारों ऑप्शन पे नजर डालें तो हमें मिलेगा कि आंसर में 144 आएगा, कहेंगे हाँ सर 144 आएगा। अब देखिए कितने स्थान पे दशमलव उसे पहले जोड़ लीजिए, कहेंगे 1 2 3 4 5, कहेंगे 5 स्थान पे दशमलव है। अब 5 स्थान में से 2 स्थान घट जाए, सॉरी यहाँ पे सही लिखा हूँ, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 3 0 है, 1 2 3 स्थान पे, यहाँ पे मैंने 2 स्थान लिख दिया था, क्वेश्चन में देख लीजिए मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 स्थान पे दशमलव इधर है, 3 2 5, इधर 6 स्थान पे दशमलव है, और यहाँ 2 स्थान, 6 स्थान में से 2 स्थान काट देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 4 स्थान के दशमलव पे होना चाहिए, 1 2 3 1 0 बनाकर, यानी ये आपका आंसर होना चाहिए। आइए देख लेते हैं ऑप्शन में किस ऑप्शन में 4 स्थान के बाद दशमलव लगा है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में 4 स्थान पे है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपके पेपर का जो पूरा पैटर्न होता है इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।